नमस्ते बाल दोस्तों, आज हम कक्षा 7 में विषय हिंदी में व्याकरण विभाग में संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बाल दोस्तों, यह एक व्याकरण का पॉइंट है। संज्ञा यानी कि गुजराती में हम उसे नाम कहते हैं और अंग्रेजी में उसे नाउन से पहचानते हैं। तो आज हम संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो उससे पहले हम संज्ञा क्या है, यह बात उसकी परिभाषा से हमें पता चलेगा। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान और भाव को बताने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। फिर से एक बार, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति और भाव बताने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के यहाँ पर कुछ उदाहरण मैंने लिखे हैं। पहला उदाहरण है, भारत बहुत बड़ा देश है। तो बाल दोस्तों, इस उदाहरण के द्वारा आप मुझे बताइए कि इसमें से संज्ञा बताने वाला शब्द कौन सा है। तो भारत बहुत बड़ा देश है। तो मैंने यहाँ पर परिभाषा बताई कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति और भाव। तो यहाँ पर स्थान की बात है, बराबर। तो देखिए यहाँ पर जो भारत शब्द है, यह शब्द संज्ञा बताता है। कौन सी संज्ञा? भारत बहुत बड़ा देश है। तो यह एक निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का भाव बताता है, इसीलिए यह भारत बहुत बड़ा देश है। तो यह हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रकार है। दूसरा उदाहरण है, पेड़ हमें छाया देते हैं। पेड़ हमें छाया देते हैं। तो बाल दोस्तों, इसमें कौन सा शब्द है जो हमें संज्ञा के बारे में बताता है? तो पेड़। यहाँ पर पेड़ शब्द दिया गया है। कौन सा पेड़ है यह उल्लेख किया गया नहीं है, यानी कि समग्र जाति की बात है, यानी कि यह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसके बाद तीसरा उदाहरण, स्टेशन पर बड़ी भीड़ थी। तो बाल दोस्तों, इसमें से कौन सा शब्द संज्ञा बताता है? तो स्टेशन पर बड़ी भीड़ थी। तो यह जो शब्द है, इसमें स्टेशन पर बड़ी भीड़ थी। तो ये जो भीड़ शब्द है, भीड़, यह शब्द हमें समूह का ज्ञान कराता है। इससे हमें यह मालूम होता है कि यह समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि भीड़ किसी एक या दो व्यक्ति से नहीं होती है। 2 से 3, 4, 5 ज्यादा लोगों जहां पर जमा होते हैं, इकट्ठा होते हैं, वहां पर भीड़ होती है, वहां पर समूह होता है। इसीलिए ये जो भीड़ शब्द है वह समूहवाचक संज्ञा का प्रकार है। उसके बाद, गर्मी में छाछ पीनी चाहिए। तो गर्मी में छाछ पीनी चाहिए। तो ये जो छाछ है, यह शब्द हमें किसी द्रव्य के बारे में जानकारी देता है, यानी कि यह जो चौथा उदाहरण है वह द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। उसके बाद पांचवा उदाहरण है, हमेशा भलाई का काम करे। तो इस उदाहरण में यह जो भलाई शब्द है वह किसी भाव को प्रकट करता है। तो इस पांचवें उदाहरण में हमें भाववाचक संज्ञा का बोध होता है। तो इस उदाहरण के द्वारा आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि संज्ञा के कुल 5 प्रकार है। कौन कौन से 5 प्रकार है? तो यहाँ पर हमने उदाहरण में भी देखे और यहाँ पर उसके प्रकार भी लिखे हुए हैं। तो पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर उसका उदाहरण
दिया गया है कि भारत बहुत बड़ा देश है। तो यहाँ पर भारत जो शब्द है वह किसी निश्चित देश के बारे में बात है। जातिवाचक संज्ञा यानी कि किसी जाति का बोध कराने वाले शब्द का यहाँ पर उल्लेख किया गया है, यानी कि पेड़। उसके बाद तीसरा समूहवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर हमने उसका उदाहरण देखा कि भाई स्टेशन पर बहुत भीड़ थी, तो जो भीड़ शब्द है वह समूहवाचक संज्ञा का एक उदाहरण है। उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि किसी द्रव्य के बारे में हमें बोध कराता हो तो उस शब्द को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। और उसके बाद हमारा पांचवा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। तो इन पांचों प्रकारों के बारे में हम बारी बारी से समझ प्राप्त करेंगे। तो हमारा पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की यहाँ पर परिभाषा बताई गई है कि किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाले शब्द को या संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से एक बार, किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर उसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो पहला उदाहरण है सूरत एक बड़ा शहर है। तो देखिए यहाँ पर एक निश्चित शहर की बात की गई है। सूरत एक बड़ा शहर है। तो यह जो सूरत है यह किसी निश्चित स्थान के बारे में बताया गया है। तो इस वाक्य में ये जो सूरत है, यह सूरत व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है गंगा पवित्र नदी है। पवित्र नदियां तो कई है, लेकिन उनमें से किसी एक नदी के बारे में बात की गई है और वह नदी है गंगा। तो यहाँ पर उसका निश्चित नाम दिया गया है, यानी कि ये जो गंगा है ये गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। और उसके बाद तीसरा उदाहरण है हिमालय बर्फ का पहाड़ है। तो पहाड़ तो है, लेकिन कौन सा पहाड़? तो हिमालय। हिमालय जो है यहाँ पर किसी निश्चित पहाड़ की बात की गई है और वह निश्चित पहाड़ है हिमालय। तो यह जो हिमालय शब्द है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध कराता है। अब हमारा दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा है जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराता है, अथवा तो जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसके भी यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्द। तो लड़कियां मैदान पर खेलती हैं। तो ये जो लड़कियां हैं वह संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। तो यहाँ पर इस उदाहरण में ये जो लड़कियां शब्द है वह जातिवाचक संज्ञा का बोध कराने वाला शब्द है। दूसरा उदाहरण है घोड़ा तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर जो घोड़ा है तो घोड़ा भी जाति का बोध कराता है। यहाँ पर किसी निश्चित घोड़े के बारे में बात नहीं की गई है, सफेद घोड़ा, काला घोड़ा, बराबर, लेकिन यहाँ पर संपूर्ण घोड़े की बात की गई, संपूर्ण जाति की बात की गई है, इसीलिए घोड़ा तेज दौड़ता है। इसमें ये जो घोड़ा शब्द है वह जाति का बोध कराने वाला शब्द है। बच्चे देश की अमूल्य संपत्ति है। तो इस वाक्य में जो बच्चे शब्द है वह संपूर्ण जाति का बोध कराने वाला शब्द है, यानी कि ये जो बच्चे हैं ये जो शब्द है वह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब हमारा तीसरा प्रकार है समूहवाचक संज्ञा।
तो इस समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा है कि जो शब्द समूह का बोध कराते हैं तो वे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, या उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार में ही उसकी परिभाषा छिपी हुई है। समूह का बोध कराने वाले शब्द को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर भी उसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। लश्कर कूच कर रहा है, तो बाल दोस्तों लश्कर किसी एक सैनिक से बनता नहीं है, लेकिन कई सारे सैनिक जब इकट्ठा होते हैं तब वह लश्कर का रूप धारण करते हैं, यानी कि जो लश्कर शब्द है वह समूहवाचक संज्ञा का बोध कराता है। पक्षी झुंड में रहना पसंद करते हैं। पक्षी अकेले रहना पसंद नहीं करते, झुंड में यानी कि समूह में रहना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जो झुंड शब्द है वह हमें समूहवाचक संज्ञा का बोध कराता है। और लोग मेले में घूमने के लिए जाते हैं, तो बाल दोस्तों आपको तो अच्छी तरह पता होता है या होगा कि मेला किसी एक या दो से बनता नहीं, लेकिन कई सारे लोग वहां पर जमा होते हैं, यानी कि लोग मेले में घूमने के लिए जाते, यानी कि जो मेला शब्द है वह हमें समूह का बोध कराता है। अब यहाँ पर हम चौथा प्रकार देखेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा है जो शब्द किसी पदार्थ या वस्तु का बोध कराते हैं उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर उसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो पहला उदाहरण है दूध पौष्टिक आहार है। तो बाल दोस्तों इसकी परिभाषा हमने देखी कि जो शब्द किसी वस्तु या पदार्थ का बोध कराता है तो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इस उदाहरण में ये जो दूध है वह दूध एक पदार्थ है, तो ये जो दूध शब्द है वह द्रव्यवाचक संज्ञा का बोध कराता है। दूसरा उदाहरण है चांदी सफेद रंग की धातु है। तो ये जो चांदी है, ये चांदी शब्द है वह भी द्रव्यवाचक संज्ञा का बोध कराता है, क्योंकि चांदी जो है वह धातु है, वह एक वस्तु है। तो यहाँ पर जो चांदी शब्द है वह चांदी शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा का बोध कराता है। उसके बाद हमारा तीसरा उदाहरण है हमें शुद्ध पानी पीना चाहिए। तो बाल दोस्तों दो उदाहरण आपने देखे और दोनों उदाहरणों पर से आप तीसरे उदाहरण में आसानी से द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द ढूंढ सकते हैं कि हमें शुद्ध पानी पीना चाहिए। तो यहाँ पर जो पानी शब्द है वह द्रव्यवाचक संज्ञा का बोध कराता है। उसके बाद हमारा पांचवा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा की परिभाषा है जो शब्द मन के भाव प्रकट करता है या बोध करता है तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा के यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो बाल दोस्तों यहाँ पर पहला हमारा उदाहरण है नन्ही को बिच्छू पर दया आई। तो मन से प्रकट होने वाले शब्द को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो मन से प्रकट होने वाला शब्द, तो दया जो है, यह जो शब्द है वह मन से प्रकट होता है। हमें किसी पर दया आती है तो वह दिखती नहीं, लेकिन हमारे मन से प्रकट होती है। इसीलिए यहाँ पर जो दया शब्द है वह भाववाचक संज्ञा का बोध कराता है। उसके बाद हमारा दूसरा उदाहरण है हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। तो ये जो आदर है वह भी मन से उत्पन्न होने वाला एक भाव है, यानी कि जो आदर शब्द है वह आदर शब्द भी भाववाचक संज्ञा का बोध कराता है। और उसके बाद तीसरा और अंतिम उदाहरण है अहिंसा श्रेष्ठ धर्म है। तो ये जो अहिंसा शब्द है वह अहिंसा शब्द भी हमें
भाववाचक संज्ञा का बोध कराता है। तो बाल दोस्तों, हमने यहाँ पर संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के प्रकार और उन प्रकारों के अधीन हमने अलग अलग उदाहरणों का यहाँ पर अभ्यास किया है। आपके मटेरियल में भी इसके उदाहरण और इसकी परिभाषाएं दी गई है, तो आप घर पर रहकर संज्ञा और उसके प्रकार के बारे में पढ़ोगे और उन्हें समझोगे। नमस्ते।